सो वी आर गोइंग टू प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। ऐसे नंबर जो a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हों वो इरेशनल नंबर होते हैं। सपोज़ हम रूट 2 देखते हैं, रूट 2, सपोज रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, बेसिकली जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों, लाइक a अपॉन बी की फॉर्म में क्यों नहीं ले सकते? सपोज हमारे पास हम रूट 2 को देखते हैं, रूट 2 को अगर हम एक्सपेंशन देखते हैं तो रूट 2 की हमारी वैल्यू निकलती है 1.414213562 और ये ऐसे ही चलता जाता है। तो हम इसे कभी भी अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो हम कितने ज़ीरो नीचे लगाएंगे, मतलब ये तो हमेशा इसी तरह से रिपीट होता चल जाएगा। तो हम कभी भी रूट 2 को a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख पाते। ठीक है, सपोज़ पाई है, पाई की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो 3.141592653 और ये ऐसे ही अल्टीमेटली चलता जाता है। तो हम पाई को भी कभी a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख पाते, पाई की मतलब एग्जैक्ट वैल्यू a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो अब हमें प्रूव करना है कि लाइक रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो हमने इरेशनल नंबर हमें पता लगे कि जो a अपॉन बी की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, जो a के अपॉन बी की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हों, जहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर b 0 होगा तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है रूट 2 इज़ इरेशनल। ठीक है, ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये इसमें इसे एक करने का एक तरीका है, हम सबसे पहले ये माने कि रूट 2 हमारा रेशनल नंबर है। हम रूट 2 को स्टार्टिंग में रेशनल नंबर मान के चलेंगे। अगर हमारा कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है, मतलब हमारी कंडीशन सही नहीं आती, तो हम अगर रेशनल नहीं है तो फिर इरेशनल होगा। तो हम फिर उससे ये बता देंगे कि रूट 2 इरेशनल नंबर है। क्या करना है, सबसे पहले रूट 2 को रेशनल नंबर मान के चलना है और लास्ट में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी तो उस कॉन्ट्रडिक्शन के बेस में हम ये बता देंगे कि अगर ये रेशनल नहीं है तो फिर ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ये करने के लिए एक तो बेसिक चीज़ है, हमें ये देखनी पड़ेगी कि अगर कोई नंबर a सपोज डिविजिबल है किसी नंबर p से, अगर कोई नंबर एक डिविजिबल है p से तो इसका मतलब a स्क्वायर भी डिविजिबल होगा। दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय p। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास 2 डिविजिबल है, लाइक 4 हमारा डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अगर हमारा कोई 4 सपोज कोई नंबर है वो 2 से डिविजिबल है तो 4 स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। अगर सपोज हमारे पास 6 डिविजिबल है 3 से तो 6 का स्क्वायर 36 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। तो हमें एक कंडीशन याद रखनी है, अगर कोई नंबर a सपोज कोई हमारा a डिविजिबल बाय p है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, तो a स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय p। ठीक है, अब हम प्रूव करना शुरू करते हैं। अब हमें प्रूव करना है रूट 2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रूट 2 रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब हम रूट 2 को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 2 को हम a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, हम रूट 2 को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि a अपॉन बी जो है हमारे, ये दोनों को प्राइम्स हैं, मतलब a और b का कोई भी एक फैक्टर नहीं है। a और b का 1 के सिवा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो सकता। सपोज हमारे पास ये मान लो कोई भी हमारे पास 3 और 6 होते, वो लाइक 4/6 आते हैं, तो ये 4/6 नहीं हो सकते क्योंकि 4/6 का एक कॉमन फैक्टर है 2। तो हम इसे किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 और 2 से, 2 2 4, 2 3 6, तो ये 2/3। तो ये जो a अपॉन बी होगा, इसका ये इस तरह का नंबर है जिसके कोई भी a और b के कोई भी एक 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। a अपॉन बी का 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है।
तो या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए और बी आर को प्राइम्स। ए एंड बी डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो ए एंड बी डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, ये कंडीशन हमें देखनी है। तो अगर हम, ठीक है, अगर हम इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू बी, रूट 2 इंटू बी ए इंटू 1, तो ए इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू बी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम पहली कंडीशन मान लेते हैं। अगर हम दोनों की, अब ये पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अगर हम इसे दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 इंटू बी स्क्वायर, मतलब 2 ए स्क्वायर का फैक्टर हुआ। ठीक है ना, अगर हम ए स्क्वायर को 2 इंटू बी स्क्वायर लिखते हैं, लाइक सपोज अगर हम 8 को 2 इंटू 2 लिखते हैं तो यहाँ पे साफ साफ पता लगता है कि 2 8 का फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर को 2 इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अब जब 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है, इसका मतलब 2 ए का भी फैक्टर होगा। अभी तो हमने देखा था कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए का भी फैक्टर होगा। तो देयरफॉर 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगा अगर 2, यहाँ पे हमें पता लगा अगर ए स्क्वायर को हम 2 इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है। जब 2 ए स्क्वायर का फैक्टर है इसका मतलब 2 ए का भी फैक्टर होगा। ठीक है, जब हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि मतलब 2 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास 2 ए का फैक्टर है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू एनी 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई सी कोई भी नंबर हो सकता है। हमें ये पता लगा कि 2 ए का फैक्टर है तो ए को हम 2 इंटू सी लिख सकते हैं किसी भी कंडीशन में। ठीक है, हम इसे एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये मान सकते हैं हम, जब 2 यहाँ से हमने देखा 2 ए का फैक्टर है तो ए को हम 2 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सेकंड मान लेते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 4, तो बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2c स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2c स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन से हमें साफ साफ पता लगता है कि इफ़ बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज 2 इंटू सी स्क्वायर, मतलब 2 बी स्क्वायर का फैक्टर है, 2 बी स्क्वायर का फैक्टर है। अगर 2 बी स्क्वायर का फैक्टर है इसका मतलब 2 बी का भी फैक्टर है। सो इफ 2 is a factor of b, 2 is a factor of b square, this implies that, therefore 2 is also a factor of b, like if अगर 2 b स्क्वायर का फैक्टर है मतलब 2 b का भी फैक्टर है, तो यहाँ से हमें पता लगा 2 a का भी फैक्टर है और 2 b का भी फैक्टर है। इसका मतलब a और b में एक कॉमन फैक्टर है, एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है। तो यहाँ से हमें पता लगा एटलीस्ट 2 is also common फैक्टर ऑफ a एंड 2 is also common फैक्टर ऑफ b। इसका मतलब a और b का एटलीस्ट 2 एक कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये कंट्रडिक्शन क्यों आई? अब हमने a अपॉन b को ये मान के चले थे कि a अपॉन b डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बट जब हमने यहाँ पे देखा तो एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर 2 a और b का दोनों का आ रहा है, तो ये कंट्रडिक्शन आ रही है, ना। तो दिस कंट्रडिक्शन अराइज बिकॉज और इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज
रूट टू इज रेशनल। अगर हम रूट टू को हमने एक गलत चीज़ मान के चले कि रूट टू को हमने रेशनल माना, ए वन बी की फॉर्म में लिख दिया, तो और हमने ए और बी भी ऐसे ऐसे दो नंबर अज्यूम किए थे जो कि जिनमें कोई भी अदर फैक्टर वन के सिवा नहीं था, बट यहाँ पे हमारा टू एक ऐसा फैक्टर है जो ए और बी दोनों का फैक्टर है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आई। तो हेयर टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है, बट वी अज्यूम दैट ए एंड बी does not have any common factor other than 1. So this contradiction arises due to our incorrect assumption that root 2 is rational, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही इनकरेक्ट अजम्पशन लेके चले थे कि रूट टू रैशनल है, इसलिए ये एक हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आ रही है। तो ये हम प्रूव बाई, ये बेसिकली रूट टू को जो हम प्रूव करते हैं ये प्रूव बाई कॉन्ट्रडिक्शन है। हम रूट टू को रेशनल मान के चलते हैं तो फिर और लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, इसलिए हमारा रूट टू इरेशनल हो जाता है। एक बार और देख लेते हैं। सपोज अब की बार हमें ये प्रूव करना है, लाइक वी हैव टू प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल, ठीक है, थ्री प्राइम नंबर है तो रूट थ्री भी इरेशनल होगा, ठीक है। अब करना क्या था हमें, वी हैव टू प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव रूट थ्री इरेशनल बाय द प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब हम एक कॉन्ट्रडिक्शन, अब एक गलत चीज़ अज्यूम करके चलेंगे, अगर कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो वो इरेशनल होगा। लाइक हम पहले रूट थ्री को रेशनल मान के चलेंगे, अगर हमारे लाइक फाइनल रिजल्ट में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कोई, मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ गलत आ जाता है, तो इसका मतलब वो हमारे अजम्पशन ही गलत था। अगर हम शुरू में ही गलत लेके चलेंगे तो हमारा लास्ट में रिजल्ट गलत आएगा। तो अगर हम शुरू में ही गलत चीज़ लाइक रेशनल मान के चल रहे हैं तो वो हमारी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आएगी, अगर वो कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो इसका मतलब रूट थ्री इज रेशनल। तो हम मान के चलेंगे, सपोज रूट थ्री को हम मान के चले कि रूट थ्री इज रेशनल, लेट रूट थ्री इज रेशनल। तो जब रूट थ्री को रेशनल माना तो रूट थ्री कैन बी रिटर्न एज ए अपॉन बी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू रूट थ्री इंटू बी, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री बी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, इफ थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर दिस मीन्स दैट थ्री इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी, थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर दिस इम्प्लाइज दैट थ्री इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए। अगर हम किसी भी नंबर को ए स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मतलब थ्री और बी स्क्वायर दोनों ए स्क्वायर के फैक्टर हुए, तो मतलब थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो इससे हमें पता लगा थ्री इज अ फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अब जब थ्री ए का फैक्टर है तो क्या हम ए को ये लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू थ्री सी कोई भी नंबर है, हमें ये पता लगा थ्री ए का फैक्टर है, तो क्या हम ए को थ्री इंटू कोई भी नंबर सी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब सपोज हमारे पास लाइक एट है, हमारे पास टू एट का फैक्टर है, हमें ये पता है, तो टू इंटू समथिंग एट आ जाएगा, हमेशा टू इंटू फोर एट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ही हम यहाँ पे ए इक्वल्स टू टू सी लिख देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर, ठीक है। इस वैल्यू को, ए स्क्वायर की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 9c स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, 3 3 9, ठीक है। तो बीस यहाँ से क्या जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। यहाँ से हमें पता लगा कि अगर
बी स्क्वायर को 3 इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो मतलब 3 बी स्क्वायर का फैक्टर है, तो दिस इम्प्लाइज दैट 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी। तो अब हमने √3 = a/b एक ऐसा नंबर माना था जो कि a और b दोनों ऐसे नंबर थे जिसमें a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, बट a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, बट यहाँ पे हमारा 3 एक एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर ऐसा है जो कि a और b का फैक्टर है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर असम्पशन that a and b are co-primes। co-primes का मतलब a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। This contradiction arises due to our incorrect assumption that √3 is rational. So this contradiction arises due to our incorrect assumption that √3 is rational। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम √5 को कर सकते हैं, ऐसे ही हम √5 को कर सकते हैं। √5 को अगर करेंगे तो क्या होगा, √5 को अगर सपोज हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। a/b कोप्राइम्स हैं, a एंड b आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब a एंड b डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो a कैन बी रिटर्न एज √5 × b क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो a² = 5b²। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें इट मीन्स दैट 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a, क्योंकि 5 a² का फैक्टर है तो मतलब 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। ठीक है, जब 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a तो a कैन बी रिटर्न एज 5 × c। जब 5 a का फैक्टर है तो a को हम 5 × समथिंग तो लिख ही सकते हैं हमेशा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। a² = 25c²। a² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 25c² = 5b², 5 5 25, b² = 5c²। ठीक है, इट मीन्स दैट 5 × समथिंग = b², तो 5 b का फैक्टर है, b² का फैक्टर है, देयरफॉर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। 5 इज ऑल्सो फैक्टर b। यहाँ से हमें पता लगा था कि 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a, यहाँ से हमें पता लगा 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b। इट मीन्स दैट a/b बोथ हैव एटलीस्ट वन कॉमन फैक्टर विच इज़ 5। तो बट हम मान के तो ये चले थे कि हम a/b में कोई भी फैक्टर नहीं है, दोनों को प्राइम्स हैं। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट √5 इज रेशनल। ठीक है, √5 हो गया। ये इनकरेक्ट असम्पशन क्यों है, क्योंकि हमने ये गलत माना था कि हमारा √5 रेशनल है। इसी तरह से ही हम √7 को कर सकते हैं, √11 को कर सकते हैं, जो भी रेशनल नंबर हैं तो वो हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव दैट। अच्छा, अगर कोई रेशनल नंबर को अगर किसी हम प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम किसी इरेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो वो इरेशनल नंबर ही आता है। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड या फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी करते हैं अगर, तो वो इरेशनल नंबर ही आता है। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल ही आता है। ठीक है, ये बात ध्यान देने की है। अब हमें प्रूव करना है कि
3 प्लस 2√5 इज़ इरेशनल। ठीक है, हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में ये देखा था कि √5 इज़ इरेशनल। ठीक है, तो जब √5 इरेशनल हुआ तो √5 इंटू टू इरेशनल, और रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होगा, फिर इरेशनल और रेशनल का एडिशन इरेशनल होगा, तो ये इरेशनल तो होगा, बट ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि हम 3 प्लस 2√5 को, ये भी हम प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन ही करेंगे। तो हम 3 प्लस √5 को a/b की फॉर्म में सपोज लिख दिया हमने। ठीक है, सपोज हमने माना कि 3 प्लस √5 इज़ रेशनल। ठीक है, हम कुछ भी नहीं, हम 3 प्लस √5 को a/b की फॉर्म में सपोज लिख दिया। ठीक है, तो 3 अगर उधर जाएगा तो a/b माइनस 3। ठीक है, 3 उधर गया तो ठीक है, तो यहाँ पे 1 b LCM a माइनस 3b। ठीक है, √2 मल्टीप्लिकेशन में है, इजिकल टू से इधर जाके डिवीजन में चल जाएगा, तो √5 इजिकल्स टू a माइनस 3b/2b। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि a कोई एक नंबर था, कोई भी इंटीजर था, b कोई इंटीजर है, a माइनस 3b कोई नंबर होगा, 2b कोई नंबर होगा, तो √5 को हम यहाँ से हमें पता लगा कि √5 को हम ये कोई नंबर आएगा ना, तो कोई a/b या फिर कोई भी नंबर, कोई भी डिवाइड में ले सकते हैं। a माइनस 3b कोई नंबर होगा, 2b कोई नंबर होगा, तो √5 को a माइनस 3b/2b की फॉर्म में ले सकते हैं। तो कोई भी √5 को एटलीस्ट हम a/b की फॉर्म में ले सकते हैं। यहाँ से हमें पता लगा, या फिर तुम ऐसे देखो कि a कोई रेशनल नंबर है, 1 2 3 कोई भी इंटीजर था, b भी कोई इंटीजर है, तो a माइनस 3b कोई एक इंटीजर होगा, 2b भी कोई एक इंटीजर होगा, तो हम a/b की फॉर्म में लिख पा रहे हैं √5 को, बट √5 इज इरेशनल। इस इक्वेशन को सपोज हम 1 मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 √5 इज रेशनल। √5 इज रेशनल, इस इक्वेशन से हमें पता चला √5 रेशनल है, बट हमने अभी पिछले ही एग्जाम्पल में प्रूव किया था कि √5 तो इरेशनल नंबर है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational. So this contradiction arises due to our incorrect assumption that 3 plus 2√5 is rational. हमने 3 प्लस 2√5 को रेशनल मान के a/p की फॉर्म में लिख दिया था, बट यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। ये इस इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है कि √5 रेशनल नंबर है, जबकि √5 रेशनल नंबर नहीं है, हमने पिछले ही एग्जाम्पल में देखा था। सॉरी √2 नहीं, √5 According to equation 1 we get √5 is rational. This contradicts the fact that √5 is irrational, क्योंकि √5 irrational है ना, और यहाँ से हमारा √5 रेशनल आ रहा है, तो therefore this contradiction arises due to our incorrect assumption that 3 plus 2√5 is rational. क्योंकि हम 3 प्लस 2√5 को रैशनल मान के चले थे स्टार्टिंग में, तभी तो हमने a/b की फॉर्म में लिखा था, क्योंकि हम पहले से ही एक गलत अजम्पशन लेके चले थे, इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारी आई कि √5 को √5 रैशनल आ गया हमारा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है इस फैक्ट की कि √5 इरेशनल है। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3 प्लस 2√5 इज रैशनल। ठीक है, ठीक है।
इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। सपोज ये था 7√5, सपोज हम 7√5 को इरेशनल प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा कि 7√5 इज़ रेशनल। मान लो हमने मान लिया कि 7√5 इज़ रेशनल। जब 7√5 को रेशनल मान लिया हमने, तो हम उसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमने a/b की फॉर्म में लिखा, तो अगर हम 7 को इजिकल टू से इधर ले जाते हैं तो डिवाइड में जाएगा, तो √5 कैन बी रिटन एज a/7b। ठीक है, अब a कोई इंटीजर है, 7 इंटू b कोई एक अनदर इंटीजर आ जाएगा, तो मतलब √5 को a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये क्या बताता है, √5 इज, दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज रैशनल, which contradicts the fact, which contradicts that √5 is irrational। भाई इस इक्वेशन से हमारा √5 रैशनल आ रहा है ना, बट √5 तो इरेशनल है। हमने पिछले एग्जाम्पल में फर्स्ट क्वेश्चन में ही प्रूव किया था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइज ड्यू टू This contradiction arises due to our incorrect assumption that 7√5 is rational। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही गलत लेके चले थे कि √5 रैशनल है। दिस इम्प्लाइज दैट √5 इज इरेशनल। सिंपल। अगर रैशनल नहीं है तो मतलब इरेशनल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 + √2, यू हैव टू प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि 6 + √2 को रैशनल मान के चलते हैं। जब रैशनल मानेंगे तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को उधर ले जाएंगे तो √2 इज इक्वल्स टू a/b - 6। ठीक है, जब b LCM आया तो a - 6b/b। ठीक है, तो यहाँ से हम a हमारा कोई एक इंटीजर है, 6b कोई इंटीजर है, तो मतलब a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 को हम a/b की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो ये यहाँ से हमें पता लगा कि √2 रैशनल हुआ। यहाँ से तो ये यही प्रूव हो रहा है कि √2 इज रैशनल। बट √2 इज इरेशनल, हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था। √2 इज इरेशनल। So why this contradiction arise? This contradiction arise due to, this contradicts our fact that √2 is irrational. This contradiction arise due to our incorrect assumption that 6 + √2 is rational। ठीक है, सिंपल। कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस यही सब एग्जाम्पल्स हैं इसमें। तो इस तरह से हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी फैक्ट अपना देख लिया कि अगर हम किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हमने ये देखा था ना कि 3√2, 3 एक रैशनल नंबर है, √2 एक इरेशनल नंबर है। तो अगर हम रैशनल और इरेशनल की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर। लाइक ये दोनों, ये एक इरेशनल नंबर है ना, तो अगर रैशनल और इरेशनल के मल्टीप्लिकेशन होते हैं तो भी इरेशनल आता है। रैशनल और इरेशनल की एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन होती है तो भी एक इरेशनल नंबर आता है। हमने अभी प्रूव किया है। ठीक है।